2026 में यानी इसी साल 2 महीने के बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि 26 को बाईपास करके आजकल 27 के यूपी चुनाव की चर्चा ज्यादा हो रही है। यूपी मैटर करता है क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। दिल्ली जीतना है तो यूपी जीतना ही होगा, ये एक फिक्स धारणा है। और कह सकते हैं कि 27 में बीजेपी की हैट्रिक लगवाने के लिए आरएसएस ने खुद यूपी का चार्ज संभाल लिया है। इसका संकेत है संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिन के लिए लखनऊ में होना। यूपी बीजेपी के 3 ध्रुवों सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का बारी बारी से उनसे मुलाकात करना, 1-to-1 बैठकें करना, कुछ अपनी कहना और कुछ उनके सुनना भी, गाइडेंस लेना। अब सवाल यह है कि यूपी में 27 के लिहाज से ऐसा क्या बिगड़ा हुआ है जिसे बीजेपी नहीं अब संघ ही सुधार सकता है। संघ क्यों यूपी को लेकर इतना सेंसिटिव है, भागवत इतने ज्यादा चिंता में क्यों हैं और बीजेपी के इन 3 ध्रुवों से उन्होंने क्या मांगा, विस्तार से पूरी खबर जनहित में आपके सामने थोड़ी देर में हम रखने वाले हैं। हालांकि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, इसीलिए इन मुलाकातों पर बयान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी से भी उम्मीद ना रखें कि संघ प्रमुख से मुलाकात पर कोई डिटेल दिया जाएगा। मोहन भागवत से योगी, मौर्य और पाठक क्यों मिले, इस सवाल पर 3 तरह के जवाब मिल सकते हैं। पहला, भागवत लखनऊ में थे तो शिष्टाचार भेंट रही है। दूसरा, 2027 की दिक्कतें गिनाने और गाइडेंस के लिए मुलाकात हुई होगी। और तीसरा ये कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का कथित झगड़ा सुलझाने के लिए यह मुलाकात हो सकती है। सूत्रों से हमें यही पता चला है कि भागवत ने तीनों नेताओं को कुछ लूप होल्स ठीक करने को कहा है और बाकायदा कुछ टिप्स भी उनकी ओर से दिए गए हैं। कल रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने लखनऊ के निराला नगर में संघ दफ्तर पहुंचे थे। योगी के भागवत से 1-to-1 बातचीत हुई जो 40 मिनट तक चली। फिर आज सुबह दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जा पहुंचे। इन दोनों की भी भागवत से मुलाकात हुई। खास यह है कि दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग मिले। भागवत ने दोनों को 30-30 मिनट दिए। मुलाकात की कोई तस्वीर हालांकि सामने नहीं आई है। अब इस खबर पर आते हैं कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इसका इशारा तो भागवत ने गोरखपुर में ही दे दिया था कि जातियों में मत पड़ो, हिंदुत्व की सोचो। कुछ दिन पहले भी कहा था कि हिंदू जातियों में बटेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। इसमें यह भी अलर्ट था कि यूपी में जिस तरह के विवाद हो रहे हैं वो ना तो हिंदू समाज और हिंदुत्व के लिए ठीक हैं और ना ही बीजेपी की सेहत और उसके मिशन 2027 के लिए। मुख्यमंत्री योगी पर ठाकुरवाद को प्रमोट करने के आरोप पहले से लग रहे थे। शंकराचार्य विवाद में विपक्ष ने उन्हें एंटी ब्राह्मण साबित करने पर पूरा जोर लगा दिया है। यूजीसी विवाद में सीएम योगी अब तक मौन हैं। इस चुप्पी को लेकर भी विपक्षी दल उन पर ब्राह्मणों को उनके हाल पर छोड़ देने का आरोप मढ़ रहे हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ का भी मुद्दा है, जिसे लेकर योगी के खिलाफ ही प्रचार चलाया गया कि हिंदू संस्कृति और संस्कारों की उनकी बातें सिर्फ एक दिखावा भर हैं। संघ को चिंता है कि जातियों को जोड़कर हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में बांधने को उसकी मेहनत पर पानी ना फेर दिया जाए। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब उसे सरकार और संगठन में अलग अलग सुर सुनाई देते हैं, सारे टकराव सतह पर दिखाई देते हैं। जैसे शंकराचार्य विवाद में योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ स्टैंड लिया। थमते विवाद को विधानसभा में यह कहकर फिर जिंदा कर दिया कि शंकराचार्य तो फर्जी हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेले में ही शंकराचार्य से 3 बार स्नान की विनम्र अपील की थी, उन्हें भगवान के समान बताया था। और ब्रजेश पाठक ने तो कल ही कहा कि बटुकों की शिखा खींचना महापाप था, ऐसों को सजा जरूर मिलेगी। और आज ब्रजेश पाठक जब भागवत से मिलने पहुंचे तो उससे पहले बाकायदा ब्राह्मण बटुकों को बुलाकर
उनका सम्मान करके उन्हें तिलक लगाने के बाद पहुंचे। हालांकि शंकराचार्य का हठ ज्यों का त्यों है। शायद वो योगी आदित्यनाथ से ये सब कुछ चाहते थे जो इस समय ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। किसी भी बटुक का, किसी भी ब्राह्मण का शिखा को टच करना भी अपराध है और ये हिंदू संस्कृति के, मैं कह सकता हूँ, प्रतिबिंब हैं। एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। सभी का लेखा जोखा रखा जा रहा है, समय होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। ये सब जान रहे हैं कि गलती हो गई है। अब लोग जनता में जा रहे हैं और जनता उनको नहीं खड़ा होने दे रही है। अब सवाल पूछ रही है कि क्या किया, क्या कर रहे हो, तो बेचारे जवाब देने लायक नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। खुद बीजेपी भी जान रही है कि 2027 के लिहाज से ये अच्छे लक्षण नहीं है। ब्राह्मण और राजपूत विधायकों की दाल बाटी बैठकों को उसने दबा दिया, लेकिन एक बैंक में 2 कर्मचारियों के झगड़े भर से जातिवाद का जिन्न फिर से सामने आ जाता है। ऊपर से विरोधी पक्ष, जो कि इन्हें भुनाने में लगातार लगे हुए हैं, हवा दे रहा है और कोशिश में है कि हिंदू वोट जातियों में टूटकर उसके पाले में शिफ्ट हो जाए। राम मंदिर के समानांतर केदारेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग करके, अहिल्याबाई के अपमान को मुद्दा बनाकर और परशुराम को बार बार पूजकर अखिलेश यादव उसी पिच पर खेल रहे हैं जो बीजेपी की सदाबहार चुनावी पिच है। संघ कंट्रोल चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी प्रोएक्टिव नहीं हुई तो उसके साथ 2007, 2012 और 2024 रिपीट हो सकता है, जब बीजेपी को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली थीं। वहीं यूपी के सवर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये 8 से 10% के बीच है। 75 में से 31 जिलों की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट असरदार है। ये गजब ट्रेंड है कि ब्राह्मण जिधर जाता है उधर ही सत्ता आ जाती है। तिलक, तराजू और तलवार वाली बीएसपी ने 2007 में हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कहकर ब्राह्मण वोटर अपने पाले में खींच लिए थे। मायावती सत्ता में आई थी, उनके 41 ब्राह्मण विधायक थे। 2012 में यही ब्राह्मण और बीएसपी से समाजवादी पार्टी में पहुंच गया। अखिलेश यादव की सत्ता आई, उनके 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2007 के मुकाबले ब्राह्मणों का 9% अखिलेश के पक्ष में 2012 में वोट बढ़ गया था और 2017 में ब्राह्मण वोट बीजेपी में एक तरफा शिफ्ट हुआ। योगी सरकार में 46 ब्राह्मण एमएलए थे। 2022 में दूसरी बार बनी, तब भी 42 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। अब जरा एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए इफेक्ट को देखिए, जो पहले से बीजेपी को चुनौती दे रहा है। पीडीए इफेक्ट की झलक भी देखें। 2022 में जब समाजवादी पार्टी को कुर्मी, कोयरी, अन्य ओबीसी के जितने वोट मिले थे, 2024 में उससे 10% ज्यादा मिले। गैर जाटव वोट तो 2022 के मुकाबले 2024 में 2 गुने से ज्यादा हो गए। बीजेपी अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट तक हार गई। 2014 से यूपी का ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी ये भ्रम नहीं पाल सकती कि वो कभी पीडीए के साथ नहीं जा सकता। हम ब्राह्मण का मूड स्विंग आपके सामने रख चुके हैं। अगर 10% ब्राह्मण भी नाराज रहे तो 1% वोट स्विंग हो सकता है। असर 12 से 15 सीटों पर पड़ेगा। अगर 50% ब्राह्मण नाराज हुए और 5% वोट स्विंग हुआ तो ये घाटा 63 से 65 सीटों तक का हो सकता है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाएगा। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि भागवत की इन 3 बैठकों का मकसद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच ट्यूनिंग सेट करना भी था। हालांकि तीनों के टकराव खोलकर बाहर नहीं आते, लेकिन मतभेद की खबरें बनी रहती हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का बड़ा ब्रांड चेहरा है, वहीं संगठन में केशव मौर्य का और संतुलन में ब्रजेश पाठक का अपना रिकॉर्ड है। सूत्रों की माने तो बैठक का मकसद 27 के लिए ऐसे टिप्स लेना भी था जिसमें पीडीए की काट हो और हिंदुत्व की धार भी हो। हरियाणा में संघ के डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी के हैट्रिक का बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। महाराष्ट्र में संघ ने रणनीति को धार दी। उसके बूथ मैनेजमेंट से दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापस लौटी। बिहार में ग्रामीण संवाद से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यूपी में बहुत जल्द बीजेपी संगठन की टीम बननी है। चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का भी अनुमान है। माना जा रहा है संघ प्रमुख से नए विनिंग कॉम्बिनेशन पर भी बातचीत हुई होगी। अब आगे उत्तर प्रदेश की सियासत, इन तीनों ध्रुवों को लेकर कैसे बढ़ेगी। विपक्षी दल अपने लिए
बीजेपी की आपदा में कैसे अवसर ढूंढेंगे और संघ प्रमुख ये जो कुछ बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है, क्या उस गतिरोध को पाट पाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे? इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।